क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। अर्थशास्त्र प्री बोर्ड का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 329 BBY प्री बोर्ड के पेपर का कोड है। सेम यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि सभी विद्यालयों में यही पेपर आ रहा है और आपके विद्यालय में भी यही पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। ठीक है, यहाँ पर निर्देश है। तो चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, मक्खन की कीमत में कमी से ब्रेड की मांग में होगी। कमी होगी, स्थिर रहेगा, वृद्धि होगी, इनमें से कोई नहीं। तो मक्खन की कीमत में कमी से ब्रेड की मांग में वृद्धि होगी। आपका सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूरक वस्तुओं के संबंध में अनादिमान वक्र का आकार होता है। यू होता है, भी होता है, यल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो पूरक वस्तुओं के संबंध में अनादिमान वक्र का आकार यल आकार का होता है। सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुल उत्पाद अधिकतम होगा जब AP बराबर 0, MP बराबर 0, AP बराबर MP, AP बराबर TP। तो कुल उत्पाद अधिकतम होगा जब MP बराबर 0। आपका बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, NNP होती है GNP प्लस मूल्य ह्रास, GNP माइनस मूल्य ह्रास, GNP प्लस जनसंख्या, GDP माइनस मूल्य ह्रास। तो NNP होती है GNP माइनस मूल्य ह्रास। फिर है C बराबर 100 प्लस 0.75y। तो गुणक का मान क्या होगा? तो इसके गुणक का मान होगा 2, 4 होगा। द ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर है, किसी देश की आयतों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। तो आपका बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुद्रास्फीति को रोकने हेतु रेपो रेट बढ़ाई जाती है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए रेपो रेट क्या होती है? बढ़ाई जाती है। इसके बाद 8 नंबर है, GST है तो वस्तु एवं सेवा कर है। GST क्या है? वस्तु एवं सेवा कर है। एक त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय होती है C+1 प्लस जी, C+I+G। आपका बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? तो ये मांग का नियम समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो किसी एक इकाई के बजाय संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है, जैसे कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग और सामान्य कीमत स्तर। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है, सामान्य तथा ग्रिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र का आकार कैसा होता है? तो सामान्य वस्तुएं, इनका मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर यानी ऋणात्मक ढाल होता है। गिफिन वस्तुएं, इनका मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर धनात्मक ढाल होता है। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म की मांग वक्र का आकार कैसा होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र x अक्ष के समांतर एक सीधी क्षैतिज रेखा होती है। इसे पूर्णतया लोचदार मांग वक्र भी कहते हैं। इसके बाद 14 नंबर है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MPC कहते हैं। सरल शब्दों में, जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वह उस बढ़ी हुई आय का कितना हिस्सा खर्च करता है या MPC बताता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिखिए। तो मुद्रा के मुख्य रूप से 2 प्राथमिक कार्य हैं। पहला है विनिमय का माध्यम। ठीक है, तो मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री को आसान बनाती है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और उससे अपनी ज़रूरत की दूसरी वस्तु खरीद सकता है। मूल्य का मापक, मुद्रा का उपयोग सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने के लिए किया जाता है, जैसे हम किसी वस्तु की कीमत रुपयों में व्यक्त करते हैं। इसके बाद 16 नंबर है, कुल परिवर्तनशील लागत की व्याख्या कीजिए। तो कुल परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। यदि उत्पादन बढ़ाया जाता है तो यह लागत बढ़ जाती है। यदि उत्पादन शून्य होता है तो यह लागत भी शून्य हो जाती है। उदाहरण के लिए कच्चे माल का खर्च, अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी, बिजली का बिल आदि। अगला है, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं?
तो पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से है। जब उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में बदला जाता है तो उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं: पैमाने के वृद्धिमान, पैमाने के सामान, पैमाने के ह्रासमान। इसके बाद 18 नंबर है, सीमांत उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पाद एमपी कहते हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 19 है, मांग फलन से आप क्या समझते हैं? तो मांग फलन किसी वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें आदि के बीच के फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर को समझाइए। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर एमआरएस वह दर है जिस पर एक उपभोक्ता संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने हेतु दूसरी वस्तु वाई की कुछ मात्रा का त्याग करने को तैयार रहता है। चित्र का विवरण: तटस्थता वक्र नीचे की ओर झुकता हुआ होता है क्योंकि एमआरएस निरंतर घटती जाती है। इसके बाद 21 नंबर है, गुणक की परिभाषा दीजिए। गुणक तथा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी में क्या संबंध है? परिभाषा है, निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है संबंध गुणक। के और एमपीसी के बीच सीधा धनात्मक संबंध होता है। एमपीसी का मान जितना अधिक होगा गुणक का मान भी उतना ही अधिक होगा। सूत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद 22 नंबर है, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं? भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि प्राय 1 वर्ष में किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच सभी आर्थिक लेन देन की व्यवस्थित विवरण है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, वित्तीय अंतरण और परिसंपत्तियों का लेन देन शामिल होता है। यह देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इसके बाद 23 नंबर है, पूर्ण प्रतियोगिता का वर्णन कीजिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता अर्थशास्त्र में बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां किसी वस्तु के बहुत अधिक खरीदार, क्रेता और बहुत अधिक विक्रेता होते हैं। इस बाजार में बेची जाने वाली वस्तुएं पूरी तरह से एक समान होती हैं, जिसके कारण कोई भी एक अकेला विक्रेता या खरीदार बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके बाद है 24 नंबर प्रश्न, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों को समझाइए। तो केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई किसी देश की बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष संस्थान होता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक है। पहला है नोट निर्गमन। देश में मुद्रा जारी करने का एक अधिकार होता है। सरकार का बैंकर, सरकार के लिए जमा स्वीकार करना और वित्तीय परामर्श देना। बैंकों का बैंक, व्यापारिक बैंकों के नकद सुरक्षित कोष का रखरखाव और संकट में ऋण देना। साख नियंत्रण, मुद्रास्फीति और मंदी को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना। विदेशी मुद्रा का संरक्षक, देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। फिर है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 25, मांग की मूल्य लोच को परिभाषित कीजिए। मांग की लोच की गणना कीजिए। ठीक है। अथवा करके दिया है, आर्थिक प्रणाली के समुच्चय को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 26 नंबर है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए जब वह केवल हानि अर्जित करती है। अथवा पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या चित्र की सहायता से कीजिए। फिर 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के निर्धारण की व्याख्या कीजिए अथवा सरकारी घाटे के विभिन्न संकल्पनाओं को समझाइए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है। सेम यही पेपर आएगा। धन्यवाद।